जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब मुख्यमंत्री बयान देती है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा लीजिए, अब लड़की को तो वापस ला नहीं सकते, मुद्दे को दफा कीजिए, तो ये तमाम शब्द कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि टीएमसी का एक बहुत बड़ा हाथ है, ममता सरकार का हाथ है आरोपियों को संरक्षण देने। 9 अगस्त को घटना होती है, 19 अगस्त को पूरा देश राखी मना रहा होता है, 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। बहुत बड़ा एक देश विरोधी स्टेटमेंट है जो एक मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने देखा था जब सीए जैसा कानून लागू हुआ था उस समय शर्जील इमाम जैसे लोग, देशद्रोही लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो आज वो एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कहीं ना कहीं उन्हीं को मिरर कर रही है, उन्हीं का एक मिरर इमेज बन के सामने आ रही है। जो देश विरोधी है उनको बस अपने सत्ता से मतलब है, और ये स्टेटमेंट उनकी बौखलाहट में कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कितनी बौखलाई हुई है वो अपने सत्ता के खो जाने से, उनको डर है। रेप कांड में ये देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में कोई बलात्कार हो जाता है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दलों के नेता हैं वो वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, पीड़ित के परिवारों से मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये चीज हमें बंगाल में देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उनकी संवेदनशीलता बंगाल की महिलाओं और बंगाल की बेटियों के प्रति नहीं है क्या? For the end of things, he was the existing principal of that college, और he is responsible for this thing. He should be responsible for this thing, and he is answerable for all this what's happening out here. कि उनको वो जो उनका वो वसुदेव कुटुंबकम वाला भावना है वो भी सिलेक्टिव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ी रहती, क्योंकि वो बंगाली अस्मिता की बात करती है। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौबे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वीके टॉक्स की इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की। जी हाँ, बंगाल की, वही बंगाल जिसके लिए कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो, यानी कि बंगाल जिन विषयों पर चिंतन आज करता है उन विषयों पर चिंतन शेष का भारत कल से करेगा या मंथन करेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री हैं। ये उन छात्रों का नेतृत्व करती हैं जिनके हाथों में भविष्य के विकसित भारत की बागडोर जाने वाली है। आप हैं अंकिता विश्वास जी, आप एक कुशल उद्यमी भी हैं और दिलचस्प बात यह है कि आप पश्चिम बंगाल से ताल्लुक भी रखती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, आपने बुलाया और विषय रखने का मौका दिया, धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि आज जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय आज कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों की शायद घोषणा भी हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगामी 28 सितंबर को उनके 27 सितंबर को उसके लिए वोटिंग होने वाली है। और अंकिता जी का काफी ज्यादा योगदान रहता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उससे जुड़े पैनलों की छात्र राजनीति में। क्या मैं सही हूँ अंकिता जी? जी, परिषद से संबंध है हमेशा, और क्योंकि राष्ट्र हितों में कार्य करना हमेशा बचपन से ही सीखा है, तो विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत योगदान रहा है। तो अंकिता जी, मैं चाहूंगा अपने बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं। जी, मैं मूलतः बंगाल की धरती से आती हूँ। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से मैंने स्नातक की पढ़ाई की है, और अभी मैं लॉ फैकल्टी की विद्यार्थी हूँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अच्छा, तो जो ये जो आरजीकर अस्पताल का जो विषय है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालने का कृपा करेंगी इसमें? जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे दैट इंडिया विल थिंक टुमारो, ये जो अवधारणा है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने में, ध्वस्त करने में पूरा पूरा योगदान रहा है आज के दौर की जो वहाँ की सरकार है उसकी। हमने देखा एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध होता है, रात में जब वो अपनी 36 आवर्स के ड्यूटी के बाद थोड़ा सा निद्रा लेने के लिए अपने कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है, फिर अगले दिन उसका शव मिलता है और भयावह स्थिति में मिलता है। और प्रशासनिक तौर पे कहीं ना कहीं एक शील्डिंग का प्रयास रहा है आरोपियों को, और इसी के चलते शुरुआती समय में उन्होंने इसको एक सुसाइड करार देने का पूरा पूरा प्रयास किया, अनटिल एंड अनलेस जब तक जो विक्टिम है उसके सपोर्ट में जनसमूह नहीं आया, और पूरे भारत से जब तक उसके लिए लोग नहीं आए सड़कों पे। तो जैसा कि अंकिता जी आप बता रही हैं कि पुलिस द्वारा वहां पर पहले इस घटना को आत्महत्या का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, तो क्या आप बता सकती हैं कि ये किसके संरक्षण में, या कौन लोग थे इसके पीछे, कौन से ब्यूरोक्रेट्स थे या कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनके संरक्षण में ऐसा करने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा? जब हम आरजीकर की इस घटना की बात करेंगे ना कहीं हमें प्रकाश डालना पड़ेगा बंगाल में हो रहे निरंतर महिलाओं पे अत्याचार का।
हाल ही में कुछ समय पहले जब बंगाल का चुनाव था, उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस करके एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ना जो हुई वो महिलाओं पे हुई। घर से निकाल के उनके साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई। तो इन सब चीज़ों को तब भी संरक्षण हमारी जो वहाँ की जो राज्य सरकार है, टीएमसी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्होंने किया। और अभी जब ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बयान देती है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा लीजिए, अब लड़की को तो वापस ला नहीं सकते, मुद्दे को दफा कीजिए। तो ये तमाम शब्द कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि टीएमसी का एक बहुत बड़ा हाथ है, ममता सरकार का हाथ है आरोपियों को संरक्षण देने में। ऐसा लगता है आपकी बातों से कि बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार को सत्ता द्वारा पोषित किया जा रहा है, क्योंकि हमने विगत दिनों में संदेशखाली जैसी घटनाओं पर भी संदेशखाली जैसी घटनाओं ने भी देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। संदेशखाली के बारे में अगर आप थोड़ी सी चर्चा करें तो हमारे दर्शकों के लिए इन सभी तथ्यों को जोड़ने में आसानी होगी। देखिए, संदेश खाली हो या कामुदनी रेप हत्याकांड हो जो 2014 में हुआ था, इससे उससे पूर्व पार्क स्ट्रीट जो रेप केस है वो हो, सबके बाद एक चीज बहुत कॉमन है। जो हमारी ममता सरकार है वो स्टेज पे चढ़ती है और हमारे जो विक्टिम है, जिनके साथ इतना जघन्य अपराध होता है, उनके खिलाफ एक अमानवीय बयान देना। इससे ये दर्शाता है कि इनकी हमेशा से ये रीति रही है महिला विरोधी होना। एक महिला मुख्यमंत्री होके उस धरती पे खड़े होके जहां पे दुर्गा पूजा सबसे भव्य तरीके से मनाया जाता है, वहां पे जब वो एक विक्टिम को कहीं ना कहीं दोषी बताती है, उनके स्टेटमेंट में कोट अनकोट करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा एक रेप के बाद कि वो जो विक्टिम थी, क्या पता उसका अफेयर चल रहा हो रेपिस्ट के साथ, क्या पता वो पहले से, एंड शी वाज अ माइनर। दिस आर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट शी स्पीक्स अबाउट विक्टिम्स। लेकिन ये आप एक बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। आपको क्या डर नहीं लगता? आप बंगाल की रहने वाली हैं और आप बंगाल में जाकर के राजनीति भी करने की अपेक्षा रखती हैं। आप ऐसे बयान दे रही हैं। हमने देखा है विगत दिनों में, विगत वर्षों में कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता बनर्जी ने जो अपने सत्ता द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया है। देखिए, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं संघ के आदर्शों से आदर्शित है, तो इसके कारण हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारा हमेशा मूलभूत यही रहा है, यही हमें सिखाया जाता है कि जहां भी दमन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा दमनकारी हो, हम उससे नहीं डरते। चलिए, अब मैं कुछ फैक्ट्स से जुड़े हुए प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगा। ये कौन लोग हैं जो आरजीकर अस्पताल की जो ये स्टोरी है कि ये हत्या बलात्कार नहीं था, ये एक आत्महत्या थी, इसको कौन लोग वहां पर स्पॉन्सर कर रहे थे? कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, जब किसी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले जो प्रशासन है, उसके द्वारा जब ऐसा कोई काम होता है, हमने देखा कि विक्टिम की जो शव मिली उसके बाद 4 घंटे तक उसके जो फादर हैं उनको वहाँ पे रोका, मतलब बैठाया गया, शव को हैंडओवर नहीं किया गया। और हमने देखा कि उनको तुरंत में जब फ़ोन आया, उन्होंने खुद कहा कि उनको कहा गया एक सुसाइड है। तो ये चीज़ें जब प्रशासनिक तरीके से हो रहा है, तो सरकार, वहाँ की जो राज्य सरकार है, वो पूरी तरीके से इसमें संलग्न है। इस पूरे हत्याकांड को एक कहीं न कहीं किसी और एंगल में ले जाने के लिए। और हमने ये भी पता है कि इन्होंने एक स्केपगोट को लाके खड़ा किया है, जबकि हमें पता है सिर्फ़ एक आरोपी नहीं है, बहुत सारे आरोपी हैं जो कहीं न कहीं फरार होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो आरोपी अभी संजय राय हैं, वो संजय राय अकेले इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे, वो घटना के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद फिर उनको एक नए मेडिकल कॉलेज में उनको दोबारा नियुक्ति दे देती है बंगाल की सरकार। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस घटना के बाद बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई है, चाहे ड्रग स्कैम की बात हो, चाहे ऑर्गनों का जो ऑर्गन ऑर्गन की तस्करी ऑर्गन हो, ट्रांसप्लांटेशन। इन सब चीज़ों के इल्लीगल काम बहुत सारे सामने आए हैं इस घटनाक्रम के बाद। और कहीं न कहीं इसी को व्हाइट वॉश करने के लिए इन्होंने तुरंत से एक तबादला का नोटिस जारी किया और इनको तबादला किया, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ थिंग्स। ही वाज़ द एक्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। He should be responsible for this thing and he is answerable for all this what's happening out there. ओके। और जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस सेमिनार हॉल में वो महिला डॉक्टर आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, उस घटना के बाद उस सेमिनार हॉल के आसपास की दीवारों को तोड़ दिया जाता है। तो क्या इससे ऐसा लगता है कि बंगाल सरकार कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना चाहती थी, जिसलिए उन्होंने वहां पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम किया या जो तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, सबूतों को तोड़फोड़ करने की उनके साथ कोशिश की?
देखिए आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा यहाँ पे कि पूछा ये जो उन्होंने सबूतों के साथ तोड़-फोड़ करने का प्रयास रिनोवेशन के नाम पे अंडर द वेल ऑफ रिनोवेशन दे ट्राई टू डू दिस इसका मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक ये विषय घसीट के आया गया तो तब उन्होंने भी कहा कि ये जो चीज़ है इसको सीबीआई को क्यों देना चाहिए। एक रेप हत्याकांड को उन्होंने सीबीआई को इसलिए ही देने का वो किया क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से राज्य सरकार वहाँ पे शील्डिंग का काम करे और जब भी ये घटना सामने आई जब वहाँ के प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स जब सड़क पे उतरे तो उनका भी उन्होंने तबादला करने का प्रयास किया। मतलब आप सोचिए किस तरह का एक तानाशाह का माहौल वहाँ पे उन्होंने 21वीं सदी में वहाँ पे उत्पन्न की हुई है कि वहाँ के जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनका भी उन्होंने तबादले के नोटिस उन्होंने जारी करने शुरू कर दिए कि व्हाई द हेल दे आर प्रोटेस्टिंग दैट वाज हर सेंटेंसेस रेगुलर सेंटेंसेस। एक चीज हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब 9 अगस्त को ये घटना होती है तो हाई कोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट उसका स्वयं संज्ञान लेते हैं, सो मोटो जिसे कहते हैं उसका संज्ञान लेते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर कोलकाता पुलिस इस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाती है तो हम केस सीबीआई को सौंप देंगे। सीबीआई को वो खुद केस सौंपने की बात करती हैं। हाई कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस से उस केस को लेकर के सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी सीबीआई और अपने ही शासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई है कलकत्ता में। इससे क्या वो एक राजनीतिक संदेश देना चाहती है? हमने देखा आपने जो क्रोनोलॉजी अभी बताया कि कहीं न कहीं जब पहले हाई कोर्ट के पास केस गया फिर अभी आपने देखा कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी स्टेटमेंट्स जारी किए, सुप्रीम कोर्ट पे भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। तो हमने देखा कि इस पूरे चर्चा में it is always the liability of the entire mishap is being on the Calcutta police and Calcutta police is obviously under the Mamata government in West Bengal। और ये जो ये हरकतें कर रही है धरना कर रही है ये सब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हरकत है। और ये हाल ही में प्रधानमंत्री को भी एक खत लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है शी इज बीइंग कंसर्न अबाउट द ऑनगोइंग रेप केसेस अक्रॉस इंडिया एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब ये लिखने के बाद इससे लिखने से पूर्व और बाद में वो जो है इस रेप कांड की जो विक्टिम है उसके बारे में एक अमानवीय बयान देती है। तो इससे दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं खो चुकी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो केजरीवाल जी से ज्यादा प्रभावित हैं दिल्ली के, इसलिए अपने खिलाफ ही धरना करना जैसे केजरीवाल जी करते हैं उस तरीके का कुछ इमेज प्रेजेंट करना चाहती हैं वो। एक्चुअली ये तो है ही और कहीं ना कहीं वो कुछ समय पहले जब इलेक्शन का समय था उस समय भी लखीर भंडार करके एक योजना था जिसके तहत उन्होंने महिला वोटर्स को बहुत आकर्षित किया था अपने ओर। तो उसको समझ आ गया है कि जब महिलाएं सड़कों पे उतर गई वही महिलाएं जो कल तक उसकी वाह कर रही थी उसके लिए नारे लगा रही थी वही लोग जब प्रोटेस्ट पे उतर आए तब उसको अपने सत्ता के जाने का बहुत खौफ हुआ जिसके चलते उसको लगा कि एक खेल किया जाए और एक नौटंकी का प्रदर्शन किया जाए और इसीलिए वो धरने पे आ गई। तो अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भाजपा से जुड़ा हुआ है जिसके मैं ऐसा कह सकता हूँ कि छात्र संगठन तो नहीं लेकिन एक सहयोगी संगठन के रूप में आप उसकी कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल में, उसकी क्या रणनीति रही इस आंदोलन को लेकर के जो ये इस बलात्कार के बाद हुआ? पहले तो मैं कोई भाजपा की कार्यकर्ता नहीं मैं भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हाँ विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ और वैचारिक रूप से एक मत हूँ इस बात की कि भाजपा ने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे के ऊपर काम किया है और वहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के साथ भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी वहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और इसे दर्शा रही है कि चेंज की संभावना हमें देखने को मिल सकता है शायद 2026 में बीजेपी के फेवर में। आप ऐसा अनुमान है आपका? जी। क्या हाल की घटनाओं में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता पर थोड़ा मोड़ा चोट पहुंची है क्या? हमने अभी भी एक विषय रखा कि जो महिलाएं उनके लिए कल तक नारे लगा रही थी सड़कों पे उतर के वही महिलाएं आज उनके खिलाफ नारे लगा रही है सड़कों पे उतर के जिससे बौखलाहट में आके ममता बनर्जी ने पीएम को खत दिखाया कि नहीं मैं महिलाओं के बारे में चिंतन करती हूँ। शी केम टू अ बैक फुट। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको भी दिखा कि उनकी लोकप्रियता जो है वो कम हो रही है, उनको भी डर हुआ सत्ता के जाने का। चलिए जब बलात्कार से राजनीति और राजनीति की बात हो ही गई तो फिर हम सत्ता परिवर्तन की भी बात कर लेते हैं। सत्ता परिवर्तन को लेकर के जो अभी सबसे ज्यादा जो बंगाल को लेकर के चर्चा है वो सांप्रदायिकता की है, तुष्टीकरण की है, घुसपैठ की है। उसको लेकर आप कुछ प्रकाश डालें उस पर। बिल्कुल जब भी आप घुसपैठ की बात करते हैं धार्मिक
विषयों पे बात करेंगे तो बंगाल की धरती जो है आज की तारीख में ऐसा धरती हो चुका है ममता बनर्जी जी के कृपा में कि तुष्टीकरण की राजनीति के चरम सीमा पे है। 1 से 1.5 साल पूर्व की बात है जब उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम जो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है वहां पे उन्होंने एक कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने अपने हाथों से लैंड टाइटल्स दिए कि उनको बंगाल की धरती में रहने का एक लाइसेंस दिया जिससे कि कल को वो उसके वोटर बने। तो ये सब चीजें सोचिए आप, वो पब्लिकली कर रही है। तो बंगाल की डेमोग्राफी को परिवर्तन करने के तरफ वो बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है। हमने देखा कुछ कुछ एरियाज में, मुर्शिदाबाद जैसे एरियाज में 58.6% मुस्लिम पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले कुछ और था, अभी ये और बढ़ते जा रहा है। वहाँ की जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता को कहीं ना कहीं आघात करेगी। वहाँ की जो कल्चरल एक आउटलाइन है उसको सफर करेगी बिकॉज ऑफ दिस डेमोग्राफिक चेंजेस बीइंग कॉज्ड बाय ममता बनर्जी फॉर हर वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो आपके मुताबिक ये सारे जो एजेंडा हैं, तुष्टीकरण हो गया, मुस्लिम घुसपैठ हो गया बांग्लादेश के द्वारा, ये सत्ता द्वारा संरक्षित और पोषित एजेंडा है जिनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए वहां पर सेट किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में। जब भी वहां पे कोई चुनाव होता है उसके तुरंत बाद ऐसा देखने को मिलता है जो एरियाज है जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है वहां पे जो हिंदू घर है वहां पे हमला होता है, उनके घरों को जलाया जाता है और तो और उनकी महिलाओं पे प्रताड़ना होती है। अब सोचिए वही बंगाल की धरती जहाँ पे माता का पूजन होता है वहीं पे महिलाओं को घर से निकाल के लाके उनके ऊपर प्रताड़ना हो रहा है। तो दिखा रहा है कि वहाँ के कल्चरल जो एक सिचुएशन है, कल्चरल आउटलाइन है, उस पर किस तरह से प्रहार हो रहा है डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण। तो टीएमसी का जो आपने जिस घटना का जिक्र किया जिसमें पोस्ट इलेक्शन वायलेंस या पोस्ट पोल वायलेंस जिसे आपने कहा, उसमें टीएमसी ने कहा कि ये एक चुनाव बाद एक गुस्सा था जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति, हिंदुओं के प्रति ना होकर के जो भाजपा के जो विशेषकर जो कार्यकर्ता थे उनके प्रति था, वहां के स्थानीय लोगों का। तो ये मैं इस पे कहना चाहूंगी दैट मीन्स शी इज ओपनली सॉफ्टली सपोर्टिंग और यू कैन से व्हाइट वॉशिंग द एंटायर पोस्ट पोल वायलेंस वेयर इन मेनी पीपल डाइड। हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन के बाद भाजपा के जो बूथ अध्यक्ष थे उनका घर पे घुस के उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और तो और वहां एक महिला थी, महिला को घर से निकाल के द मुस्लिम मैन मोलेस्टेड हर। तो इस तरह के किस्से हर दूसरे दिन में वहां पे सामने आती है इलेक्शन के बाद। तो आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको राइट टू लाइफ नहीं है, उनका राइट टू डिग्निटी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता है उन महिलाओं के अपने इज्जत को बचाने की कोई अधिकार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? अंकिता जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि सन 2002 की ये बात होगी और राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी रहे होंगे या जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उन्होंने ममता बनर्जी का वो दौर देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ममता बनर्जी लगभग 2000 पन्नों की एक फाइल लेकर के आती है लोकसभा के अंदर, लोकसभा स्पीकर की तरफ उसे उछालते हुए और रोते हुए ये गुजारिश करती है कि पश्चिम बंगाल आज घुसपैठ की मार झेल रहा है और वहां की डेमोग्राफी में चेंजेस हो रहे हैं। तो इन 22 सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी उस बंगाली अस्मिता को छोड़ करके घुसपैठ, तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स करनी पड़ी? देखिए, मैं इसको सेक्युलरिज्म बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि सेक्युलरिज्म वो होता है जब धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है, पर इट्स नॉट दैट। वहां पे ऐसा परिस्थिति है कि मुहर्रम पे आपको खुला अधिकार है सड़कों पे आके दंगे करने का, पर रामनवमी के एक प्रोसेशन को आप निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने राइट टू लाइफ को स्टेक पे रखना पड़ता है। तो दैट इज नॉट एट ऑल सेक्युलरिज्म व्हाट शी इज प्रीचिंग। मैं ये कहना चाहूंगी 2002 की आपने बात छेड़ी, उसके तुरंत बाद उसके बाद भी जब तक वो सत्ता में नहीं आई थी उसके बाद उस समय एक फ्लाईओवर बन रहा था, माँ फ्लाईओवर। वो फ्लाईओवर जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर की चोटी को क्रॉस करके उसकी ऊंचाई से गुजर रहा था, इसलिए शी प्रोटेस्टेड कि ऐसा फ्लाईओवर बनना नहीं चाहिए। क्योंकि वो भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू संस्कृति के मुखालफत में है। वही ममता बनर्जी माँ फ्लाईओवर को उद्घाटन करती है, हज यात्रियों के लिए स्थान बनाती है, आलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना भव्य बनाती है और दूसरी तरफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थिति देखने लायक नहीं है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन देखने लायक नहीं है। तो ये दिखाता है कि शी इज ट्राइंग टू पोलराइज हर वोट बैंक। हमने देखा इलेक्शंस में भी, पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए उनके आने के बाद, कि हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां पे मुस्लिम बाहुल सीट है वहां पे वो एक तरफा जीत रही है और पूरा का पूरा जो चंक ऑफ मुस्लिम वोट है वो एक तरफा शिफ्ट हो रहा है।
ओवैसी के जाने से या कांग्रेस के जाने से, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली शी इज सिक्योरिंग हर वोट बैंक, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बंगाली अस्मिता से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बंगाल के डेमोग्राफी से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत से, उनको बस फर्क पड़ता है अपने सत्ता से। वो हर कदम में दर्शा रही है। इस सारी घटना के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बयान आता है। इससे क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में जो 2026 में खेला होगा वो किसके पक्ष में जाएगा, भाजपा के या टीएमसी के या कांग्रेस के? मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो एक घटना हुआ, एक तो बहुत ही दुखद घटना है, और उसके बाद जो रिपरकेशंस हुए फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन आने वाले बंगाल के लिए। अच्छे दिन से मेरा तात्पर्य है कि ये जो धर्म की राजनीति जो हमारे वहाँ की जो राज्य सरकार कर रही है, जो महिला विरोधी राजनीति है, उन सबसे मुक्ति मिलेगी बंगाल के लोगों को, और एक सुनहरा दिन हम देख पाएंगे। 9 अगस्त को घटना होती है, 19 अगस्त को पूरा देश राखी मना रहा होता है, 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि मोदी याद रखो, अगर बंगाल जलेगा तो साथ में असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। ये बोलते बंगाल के चीफ मिनिस्टर के। क्या ये खुलेआम पूरे देश में अराजकता फैलाने की धमकी नहीं है टीएमसी की? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक देश विरोधी स्टेटमेंट है जो एक मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने देखा था जब सीए जैसा कानून लागू हुआ था, उस समय शर्जील इमाम जैसे लोग, देशद्रोही लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो आज वो एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को मिरर कर रही है, उन्हीं का एक मिरर इमेज बन के सामने आ रही है। जो देश विरोधी है उनको बस अपने सत्ता से मतलब है, और ये स्टेटमेंट उनके बौखलाहट में कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कितनी बौखलाई हुई है वो अपने सत्ता के खो जाने से। उनको डर है कि बंगाल उनसे छिन जाएगा, और एक बार बंगाल उनसे छिन गया तो दोबारा वो कभी वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जी, 20 अगस्त को जब सीबीआई जांच करती है इस बलात्कार के मामले को, तो उसमें संदीप घोष से पूछताछ की जाती है। संदीप घोष जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य जिसे जब पूछताछ की जाती है, कोर्ट से उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का परमिशन लिया जाता है, तो चीजें भ्रष्टाचार से भी जुड़ी हुई कुछ खुल के सामने आती हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और ये भ्रष्टाचार कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि संदीप घोष का जब इस्तीफा आता है तो उसके तुरंत एक दिन के बाद उन्हें दूसरे किसी कॉलेज में फिर से उन्हें नियुक्ति दे दी जाती है। तो क्या इसके सीधे कनेक्शंस वहाँ के टॉप लेवल की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से है? आपके सवाल का जवाब दूंगी तो मुझे एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि जब ये घटनाक्रम हुआ और उसके तुरंत बाद एक ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है कि उस विक्टिम पे प्रेशराइज था, वो प्रेशराइज थी कहीं ना कहीं, कि वहाँ पे जो ड्रग स्कैम्स हो रहे हैं, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन की सेल ऑफ हो रही है, जो ऑर्गन्स को लेके व्यापार चल रहा है, वो सब वहाँ के जो मतलब फर्स्ट ईयर पीजी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता थी। और कहीं न कहीं उनको डर भी था कि ये महिला कहीं बोल ना दे कहीं जाके। तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स यहाँ सामने आए उस ऑडियो क्लिप से। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी behind this entire incident. It's not just a rape case, not just a murder case, it's more than that. अब मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और भ्रष्टाचार की बात अंकिता अभी कर रही थी, उसको एक नई टर्मिनोलॉजी दी गई है जो बंगाल से निकलती है, मेडिकल माफिया। पहले भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहाँ पर आम रही है, चाहे वो सत्ता कम्युनिस्टों की रही हो या टीएमसी की रही हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ अंकिता, ऐसा है? बिल्कुल, मेडिकल माफिया, लैंड माफिया, आजकल तो ऐसा लगता है बंगाल राज्य माफिया को राज्य बना दिया गया है ममता बनर्जी द्वारा। वहाँ पे आप छोटी सी भी मतलब एक ज़मीन भी लेंगे, उसके लिए भी आपको सिंडिकेट को पैसा देना पड़ेगा। आप अब चिकित्सा कराएंगे, वहाँ भी एक सिंडिकेट चल रहा है। ये माफिया राज जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल की जो एक्चुअल कल्चरल एथनिसिटी है उसको बहुत हार्म कर रही है। एक चीज हम देखते हैं कि टीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन में काफी प्रमुखता से उनकी नीतियों और रीतियों को तय करने में अपनी भूमिका अदा कर रही थी। ममता बनर्जी काफी प्रमुखता से विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रही थी। तो हम इस रेप कांड में ये देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में कोई बलात्कार हो जाता है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दलों के नेता हैं वो वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं,
पीड़ित के परिवारों से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये चीज हमें बंगाल में देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उनकी संवेदनशीलता बंगाल की महिलाओं और बंगाल की बेटियों के प्रति नहीं है क्या? अब इसी से मुझे ना महाभारत का एक दौर याद आ रहा है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय कहा जाता है 3 प्रकार के गुनहगार थे। एक वो जो वो दुष्कर्म में लगे लगे हुए थे, एक वो जो कहीं न कहीं उस दुष्कर्म को साथ दे रहे थे, तो वो उससे भी बड़े गुनहगार थे। परंतु सबसे बड़े गुनहगार वो तमाम लोग थे जो मौन होके उस दुष्कर्म को होता हुआ देख रहे थे। द्रौपदी के साथ चीरहरण होता हुआ देख रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। आज ये जो इंडिया गठबंधन है, सो कॉल्ड ऑपोजिशन लोग जो खुद को महिलावाद का प्रमुख चेहरा बताते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या कोई और हो, अखिलेश यादव हो या कोई और हो, ये तमाम लोग वहां ना तो पहुंचते हैं, ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकालते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। और ये वही लोग हैं जो तुरंत योगी सरकार से इस्तीफा मांगी थी हाथरस कांड के बाद। तो ये दिखाती है कि वो किस कदर गिर चुके हैं अपने राजनीति के कारण। उनको महिला महिला नहीं दिखती, उनको दिखती है ऑपोजिशन की महिला, हमारी महिला, तुष्टीकरण की राजनीति की महिला। इस तरह से उन्होंने महिला के उस श्रेणी को भी बांट के रख दिया है। उनका आउटरीच जो है बहुत ही सिलेक्टिव है। और मैं उनको ये भी बोलना चाहूंगी कि समर शेष है, नहीं पाप का भोगी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेंगे उनका भी परिणाम। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंकिता छात्र नेत्री भी हैं, तो उनके वक्तव्य में आपको ये चीजें झलक सकती हैं। और आगे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अभी हमने हाल में देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के साथ टारगेटेड हिंसा की गई, उनके साथ उनके घरों पर जानलेवा हमले किए गए, कई हिंदुओं की हत्या भी हो गई। तो इस पर ममता बनर्जी का कोई इस तरीके का कोई बयान नहीं आया ना? क्या वहां से जब हिंदू भी कुछ घुसपैठ करते हैं क्या बंगाल की ओर? देखिए, यही तो उनका एक दोहरा चरित्र हमें देखने को मिला कि कुछ समय पहले इसी इसी घटनाक्रम से पहले, वहां के सत्ता पलट के घटनाक्रम से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देती है जब वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा होता है कि तुम्हें अगर सरकार से वहां पे मसला है, तुम लोग बंगाल आओ, हम तुम्हें संरक्षण देंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे। तुम में कौन? सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स। अब अभी जब तुरंत हमने देखा ये जब घटना हुआ, सत्ता पलट हुआ, वहां के हिंदुओं का राइट टू लाइफ जब स्टेक पे है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। वहां पे देखा मेहरपुर इस्कॉन टेम्पल को ध्वस्त कर दिया गया, जलाया गया, वहां के काली मंदिरों पे हमला हो रहा है। ये सब जब तमाम चीजें हो रही है और वहां के हिंदू जो है अपने प्राण बचाने को भारत की ओर अग्रसर होने का सोच रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से एक बार भी आतिथ्यता वाला कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि आइए हम आपको खाना देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। ऐसा कुछ नहीं आया। इससे वो दर्शा रही है कि उनको वो जो उनका वो वसुधैव कुटुंबकम वाला भावना है वो भी सिलेक्टिव है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ी रहती, क्योंकि वो बंगाली अस्मिता की बात करती है, वो बात करती है बंगाली एथनिसिटी की, और आज वो पूरा दर्शा रही है अपना असली रूप। ऐसी जो घटनाएं हैं अंकिता, जो बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, महिला अत्याचार की घटनाएं हो गई, ये शेष भारत की जो महिला कौम है जिसमें आप भी आती हैं, जो कि आधी आबादी का जिसे तवज्जो दिया गया है, उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसी घटनाओं से क्या उनके आम जीवन में क्या इसका कुछ चेंजेस आते हैं? क्या घर वाले आपके ऊपर क्या पाबंदी लगाते हैं कि देखो ऐसा हो गया है कोलकाता में, आप घर से बाहर निकलने में थोड़ा सावधानी रखो, कुछ ऐसा होता है क्या? जब याद है निर्भया कांड हुआ था जी, जी, जी। 2012 में, इतना जघन्य अपराध हुआ था, उस समय हम लोग छोटे थे। और जिस महिला के साथ अभी भी ये घटना हुआ है, वो भी उस समय शायद देख के सोच रही होगी कितना बुरा हुआ, दुर्भाग्य की बात है। उनके मन में भी आया होगा प्रोटेस्ट में जाने का, पर उसे नहीं पता होगा कि कल को वो भी एक महिला हो सकती है। शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज वर्किंग इन हर वर्क प्लेस, शी वॉज सर्विंग द पीपल एंड शी वॉज गिविंग हर ड्यूटी 36 आवर्स। आप सोच सकते हो कितना अमानवीय तरीके से वहां पे ड्यूटी आवर्स का आप सोचिए जरा। उसके बाद जब उस महिला के साथ ऐसा घटना होता है, तो ये दर्शाता है कि आप किसी भी वर्क प्लेस में जाओ, कहीं भी जाओ, देयर इज अ चांस कि यू आर नॉट सेफ, देयर इज अ चांस कि देयर कैन हैपन अ मिसहैप विद यू। और एक बात कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट पास किया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस के आधार पे, तो इस पे बहुत सारे गाइडलाइंस आए थे। उसके बाद हमें लगा था कि शायद वुमेन वॉकिंग आउटसाइड आर सेफ,
शायद in the coming times women will be safe at the hands of their colleagues, at the hands of their seniors at the workplaces, but ऐसा नहीं देखने को मिला। एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत अगर ऐसा घटना घटता है तो जाहिर है आम मिडिल क्लास फैमिलीज में जो छात्राएं पढ़ने के बारे में सोचती है, किसी और राज्य में जाके पढ़ने के बारे में सोचती है, तो कहीं ना कहीं उनके जो घर वाले हैं वो पीछे हटेंगे, एक कदम पीछे करेंगे अपनी बेटियों को अपने घर से बाहर निकलने देने के लिए। तो इसी विमर्श के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत और सटीक विश्लेषणों के लिए वीके टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।